Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You're watching the MBPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. और दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं 2018 का जीएस पेपर 1, जिसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसके 3 मार्क्स के 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ में 15 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चंस हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जीएस पेपर 1 2018 का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी बहुत सारे के सारे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप सारे के सारे वीडियोस लेक्चर्स को देखिए, है ना, और उनको समझिए। आज आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं सेकंड पेपर पर, यानी कि 2018 का पेपर वन तो हमने कंप्लीट कर लिया है। 2018 का पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2 में हम देखेंगे सबसे पहले 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए के 3 मार्क्स के सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, वन बाय वन करके सारे डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, आप इसको 2-3 तरह से आप इसका आंसर फिल कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, तो भी आपका आंसर सही है। यदि आपको और भी कुछ लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। आप इस प्रकार से भी आंसर फ्रेम अपना कर सकते हैं। देखिए, 7 सदस्य यानी कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इनके अलावा भी 6-7 लोग और थे, यानी कि 6 सदस्य और थे, जिनमें एक का नाम आपने सुना होगा, जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगार, है ना, इस टाइप से। और एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है, और डॉक्टर के.एम. मुंशी भी थे इसमें, ठीक है, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। और आपको पता होगा एन माधव राव, है ना, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, क्योंकि उनका बी.एल. मित्र जो थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उनकी हेल्थ कंडीशंस कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो उनकी वजह से एन माधव राव को प्लेस वो लेना पड़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ में टी.टी. कृष्णमाचारी, है ना, इन्होंने भी डी.पी. खेतान की जगह ली थी, क्योंकि एक्चुअल में डी.पी. खेतान जी जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से टी.टी. कृष्णमाचारी ने इनकी जगह ली थी। तो इस प्रकार से गाइस क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। इसमें आप 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, किस टाइप से करना है वो हमने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सरदार पटेल संविधान सभा की किस समिति या फिर किस समितियों के अध्यक्ष थे। देखो, वो 2 बातें उसने पूछ ली, कोई एक समिति के अध्यक्ष थे या फिर वो एक से अधिक समितियों के अध्यक्ष थे। तो आपका आंसर एक से अधिक समितियों के अध्यक्ष थे, इस टाइप से आपका आंसर होना चाहिए। यदि आप एक समिति के अध्यक्ष लिख के आते हैं तो शायद मेरे ख्याल से मार्क्स में शायद कंजूसी करेगा आपको देने में, ठीक है, जो भी कॉपी चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे मूल अधिकार, है ना, कि ये अध्यक्ष थे, है ना, और साथ ही साथ में अल्पसंख्यक समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और जनजातीय सलाहकार समिति के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उस टाइम पर, क्योंकि हमारा भारत आज़ादी से पहले रियासतों में बटा हुआ था, है ना, और लगभग 562 रियासतें हुआ करती थी, जिनको सभी को मिलाकर बड़ी मजबूती के साथ, है ना, पूरा एक जो भारत आज हम गूगल पर जो मानचित्र देखते हैं और उसमें पूरा का पूरा जो योगदान है, या फिर ज़्यादातर जो योगदान है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम मान सकते हैं, और उनका बलिदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपको पता होगा हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल्स हैं, यानी कि 395 अनुच्छेद हैं। देखो, एक बात आपको कंफ्यूज करेगी कि 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन हम कहीं कहीं तो हम 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद पढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो मेन अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं, लेकिन हुआ क्या है, जैसे जैसे संशोधन होता है तो इन्हीं आर्टिकल्स में सब आर्टिकल्स बना दिए जाते हैं। जैसे अभी ओबीसी के लिए एक आर्टिकल बना दिया गया है 338 बी, है ना, पहले ए था और बी
ये नहीं बी नहीं था, अब बी हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से बना दिए जाते हैं। और 12 अनुसूचियां हैं, है ना। तो ये जो सारा का सारा, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, भाग हैं, अनुच्छेद हैं, सब अनुसूचियां हैं, इसको है ना एक बड़ा रूप दे देते हैं, यानी कि इसे विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज सिद्ध करता है। यानी कि इतना जो बड़ा संविधान है, इतने ज़्यादा पार्ट्स, इतने ज़्यादा आर्टिकल और कहीं के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो कि हमारे भारत के संविधान में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान पर कनाडा और आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है। दोनों को ही बताना है आपको। देखो इसमें पहला तो आपको पता होगा, कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को लिया है ना। और शक्तियों का पृथक्करण जो है ना, वो भी हमने कनाडा से लिया है। शक्तियों के पृथक्करण में आपने देखा होगा, राज्यों की पावर्स अलग होती हैं, यानी कि स्टेट्स पावर्स अलग हो जाती हैं, सेंटर पावर्स अलग होती हैं, है ना। और केंद्र जो शासित प्रदेश होते हैं, उनकी पावर्स थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। इस टाइप से शक्तियों का पृथक्करण हमें देखने को मिलता है। जुडिशरी है ना अलग, है ना। और उसमें फिर विधायिका हमें अलग देखने को मिलती है ना। कार्यपालिका हमें अलग देखने को मिलती है। इस टाइप से चीज़ें। तो ये तो था कनाडा का। और अब आयरलैंड से के लिए क्या लिया गया है, देखो आयरलैंड से लिया है राजकीय नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति निर्वाचन को भी प्रभावित करता है ना। आयरलैंड का जो संविधान है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसको भी प्रभावित करता है। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से ऐसे हमने उठाकर ली हैं, ठीक है। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमने अमेंड किया है। देखो जैसे कि तैसी चीज़ों को नहीं उठाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि हमने कॉपी कर ली है, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है भाइयों, है ना। और काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया है, जो कल्चर है ना, जो हैबिटेट है, उसके हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई किया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको वैसे तो क्वेश्चन में तो यही है, जैसे अनुच्छेद 14 में जो है ना, नागरिकों को विधि की समझ, क्षमता और विधियों का समान संरक्षण है ना देता है। और देशी और विदेशी सभी के लिए है, ये नॉर्मल सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस के लिए ही है। यदि कोई बाहर का फॉरेनर्स भी यहाँ पर घूमने के लिए आता है तो उसको भी आर्टिकल 14 के अंडर में रखा जाएगा। ओके, जैसे और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे विधि के समझ क्षमता क्या है ना। इसका विचार देखो ब्रिटिश मूल का है, यानी कि ब्रिटिश से इसका विचार आया था, जिसका अर्थ होता है न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, एक टाइप से, है ना। मतलब सेम बिहेवियर जो होता है ना। न्यायालय का जो है, यानी कि जो जुडिशरी है, उसका सेम बिहेवियर होगा सभी के लिए। और विधियों का समान संरक्षण, ये देखो अमेरिका से हमने लिया है, अमेरिका से लिया है। और इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के, है ना, बिना भेदभाव के समान के साथ व्यवहार होना है, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार होना है, इस टाइप से, ठीक है। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का मानना है इस आर्टिकल पर, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो ये है कि अनुच्छेद 14 जो है ना, संघ का मूलभूत तत्व है और इसको किसी भी तरह से, यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। सो दैट्स पॉइंट, है ना। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कोई 2 प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। देखिए आपको पता होगा, पंचायत को यानी कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, है ना, ये सब अमेंडमेंट किया गया था। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, है ना, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और संविधान में भाग 9 को भी इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। जिसमें 29 विषयों को भी शामिल किया गया, जैसे गाँव में पुल बनवाना, पुलिया बनवाना, है ना। और साथ में वृक्षारोपण करवाना, स्कूल्स बनवाना, हैंडपम्प लगवाना, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को लिखिए। इसमें क्या है, देखो संविधान का भाग 5, उसका अनुच्छेद है 79, है ना। उसमें देखो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं, आपको पता होगा। और क्या है, देखो आपको पता होगा भारत की संसद में 3 अंग है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। उसमें राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा जो है वो निचला सदन कहलाती है ना। देखिए राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, एक टाइप से। और जबकि लोकसभा जो है वो संपूर्ण रूप से, है ना, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी समझा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो 8 में है भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। अब आपको देखो 1 या 2 लाइन में ही आंसर करना है यार, ठीक है। इसमें आप पूरी कथा तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ों को लिखना है, 1 या 2 लाइन में ख़त्म करना है। क्या लिख सकते हैं आप, देखो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें इन्होंने कहा था नीति निर्देशक तत्व जो है, निदेशक तत्व मूल अधिकार के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने इसमें ऐड किया है ना, 86वां संशोधन, ठीक है। इसमें क्या किया है, देखो आपको पता होगा आर्टिकल 45 है ना, उसमें शिक्षा का अधिकार है, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्वों में है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन उसको 86वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 21A बना दिया गया, जो कि अब फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 280 का क्लॉज 1 जो है ना, उसमें 5 वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य 4 सदस्य होते हैं ना। तो इस प्रकार से ये गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत में नगरीय स्थानीय स्वयं शासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। आपको पता होगा, देखो संविधान में नगरीय निकायों के बारे में वो बात कर रहा है ना। तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसमें भाग 9A जोड़ा गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची को भी हमने ऐड किया था। और साथ ही साथ में आपको पढ़ने को जब मिलता होगा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, इनके लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया है ना, जो कि 18 विषयों पर यानी कि 18 सब्जेक्ट्स पर ये काम करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में है, स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी और किस उद्देश्य से की गई थी, ओके। देखिए इसको प्राक्कलन या फिर अनुमान समिति भी कहते हैं, जो कि जॉन मथाई 1950 की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था, बजट में प्राक्कलनों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में सुझाव देना, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 11 डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से क्यों हटा दिया गया है, इसका मुख्य कारण क्या था, है ना। देखिए आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, है ना, जिसमें अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 क्लॉज A बना दिया गया था और इसको विधिक अधिकार मान लिया गया है ना। और कारण क्या था, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये थे कि विकास को ध्यान में रखकर, लोक प्रयोजन को ध्यान में रखकर और जन कल्याण को भी ध्यान में रखा गया था। तो ये इसके कारण थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारतीय संविधान तथा संसदीय सरकार की परंपराओं के तहत राज्यपाल के कोई 2 स्वयं विवेकी अधिकारों को लिखिए। देखिए जब हम आर्टिकल 200 में पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आपको पता होगा राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित करने का पावर जो होता है गवर्नर के पास होता है। साथ ही साथ आर्टिकल 256 के तहत, है ना, ये राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो इनके पास ये 2 अधिकार हैं, और भी अधिकार हैं, लेकिन इसमें 2 पूछ रहा है तो हमने वो बता दिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है और इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखिए, ठीक है। देखिए आपको पता होगा 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों के 29 विषयों का वर्णन करती है, और ये ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में है, जिसमें यदि विषयों के बारे में हम बात करें तो देखो कृषि का विस्तार करना, सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करना, महिला एवं बाल विकास, है ना, हैंडपंप लगवाना, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को निर्दिष्ट कीजिए। देखिए आपको पता होगा, देखिए इलेक्शंस जब होते हैं उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी हमें फेस करनी पड़ती हैं। देखिए इलेक्शंस को जीतने के लिए काफ़ी पैसे का यूज़ किया जाता है, जाति का, धर्म का, है ना, इनके नाम पर काफ़ी वोट बटोरे जाते हैं, है ना। सांप्रदायिकता के आधार पर वोट बैंक का, है ना, इसकी राजनीति ये चलती है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हमें ये देखने को मिलता है, ब्लैक मनी, काफ़ी ज़्यादा हिंसा, इस प्रकार की जो परेशानी है वो एक तरह से हमारे भारतीय निर्वाचन में अभी भी है ना। तो इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। गाइज इस प्रकार से हमने 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि ये 2018 का पेपर 2 का 6 मार्क्स के सेक्शन A के 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस।
गाइस इसको मैंने जल्दी इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि बाहर शायद कहीं शादी है तो वो ढोल वोल है ना बज रहे हैं, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिकॉर्ड करने में, तो आई होप आप समझ सकते हैं। ओके, तो मैंने इसलिए इन चीज़ों को जल्दी ख़त्म कर दिया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो आप इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में है ना बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।